हेलो एवरीवन, ये है क्लास 11th का पहला टेस्ट इस टेस्ट सीरीज का। और अच्छी बात ये है कि ये नीट का जो नया पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने ये पहला टेस्ट रखा हुआ है। और अब आगे आने वाले सीरीज में जितने भी टेस्ट होंगे वो इसी पैटर्न पे होंगे। पैटर्न होगा 45 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट, और कोई सेक्शन ए या सेक्शन बी नहीं होगा। और यहाँ से आपके पास कोई ऑप्शनल नहीं होगा, जैसा कि एनटीए ने बोला है आपको। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पेपर आसान साइड है, आई होप आपने सही किया होगा। सबसे पहला प्रॉब्लम है परसेंटेज एरर का। इसमें क्या है कि कोई फिजिकल क्वांटिटी पी है, और ये किसी चार क्वांटिटी ए बी सी डी पर डिपेंड कर रहा है। और इन सब में जो आपको दे रखा है ए बी सी एंड डी, सबके अंदर जो एरर है वो 0.5% का है। और मुझे यहाँ पे अल्फा की वैल्यू बतानी है, और ओवरऑल एरर आपको गिवन है कि पी का 2% है। तो अब ऐसे समझिए, ये क्या होगा, परसेंटेज एरर इन पी, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी। ए और बी दोनों ही रूट के अंदर है, यानी दोनों की पावर क्या होगी, हाफ। half of percentage error in A plus half of percentage error in B plus alpha times of percentage error in D, alpha times, और यहाँ पे होगा percentage error in D plus यहाँ पे C की पावर -1/2 है, बट परसेंटेज एरर की जब भी बात होती है तो हम लोग मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर की बात करते हैं। तो वहां पे हमेशा ऐड ही होता है, क्योंकि एरर के दोनों साइन होते हैं, प्लस और माइनस। तो जब भी हम बात करते हैं तो हमेशा मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर की बात करेंगे। हाफ ऑफ सी, इसीलिए यहाँ पे मैंने ऐड किया है। ये ओवरऑल वैल्यू आपको गिवन है, ये 2 है। और यहाँ इन तीनों में हाफ है, इस हाफ को कॉमन ले लिया मैंने। ये आएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस अल्फा टाइम्स ऑफ डी। डी है 0.5, डी का परसेंटेज एरर 0.5 है। इनफैक्ट ए बी सी सबकी वैल्यू क्या है, 0.5। ये भी 0.5 है, ये भी 0.5 है, ये भी 0.5। ये टोटल कितना हो जाएगा, 2 इक्वल टू 1.5/2 प्लस अल्फा बाई 2, ऐसा लिख सकते हैं। और यहाँ से अल्फा प्लस 1.5 किसके इक्वल हो जाएगा, 4। और अल्फा किसके इक्वल आएगा, यहाँ से ये आ जाएगा 2.5, या फिर फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो ये कितना होगा, 5/2। तो इसके अकॉर्डिंग तो पहले क्वेश्चन का पहला ही ऑप्शन सही हुआ। ठीक है, ओके चलो अब नेक्स्ट अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। और इसमें हमें बताना क्या है, एक वेलोसिटी टाइम का ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, और पूछा गया है एवरेज स्पीड, ध्यान से पढ़ना है। ये वेलोसिटी नहीं है, यहाँ पर स्पीड गिवन है। और स्पीड की वैल्यू निकालते समय डिस्टेंस अपॉन टाइम करेंगे। और डिस्टेंस टाइम या वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्टेंस निकालते समय आपको एरिया निकालनी पड़ेगी। और नॉर्मली आप जानते हैं कि ऊपर की एरिया प्लस होती है, नीचे की माइनस होती है। आप माइनस करोगे तो अगर ऐसा करते हैं तो आंसर 0 होना चाहिए था, लेकिन वो डिस्प्लेसमेंट आएगा। और डिस्प्लेसमेंट आने से एवरेज वेलोसिटी 0 होगी, एवरेज स्पीड 0 नहीं होगी। तो इसका आंसर 0 तो नहीं है। ठीक है, दोनों ऐड करने पड़ेंगे। ओवरऑल पार्टिकल आगे चला है, पीछे आया है। तो अब इसकी पहले एरिया निकाल लो। एरिया किसके इक्वल होगी, एरिया होगी हाफ बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट। बेस की वैल्यू है यहाँ पर 20, और नहीं सॉरी 40, और इसकी हाइट कितनी है 10। और ऐसे दो एरिया होंगे, ऊपर भी और नीचे भी। तो 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और ये एरिया आ गया 400 मीटर का डिस्टेंस आया है। अब एवरेज स्पीड किसके इक्वल होती है, टोटल डिस्टेंस बाई कोरिस्पॉन्डिंग टाइम। 400 डिवाइडेड बाई टाइम कितना लग रहा है ओवरऑल, ओवरऑल टाइम इज 80। तो आंसर किसके इक्वल आएगा, ये आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। जिन लोगों ने क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ा है, आपने 0 लगाया होगा। ठीक है, आंसर कितना है, 5। चलो नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी है टॉपिक का नाम। एक कार ए है विच इज मूविंग टुवर्ड ईस्ट विद स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। सिमिलरली बी है, और बी भी चल रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में सेम स्पीड से। दो स्पीड हो गई 30 और 30। हमें बताना है कि किसी एक का दूसरे के रेस्पेक्ट में। तो अगर मैं वेक्टर फॉर्म करके सॉल्व करूं, देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या होगा कि ये है हमारा नॉर्थ डायरेक्शन, इसे हम साउथ जनरली मानते हैं, ये ईस्ट है, और ये क्या है, वेस्ट है। ये चार डायरेक्शन हो गई कन्वेंशनली, और मैं इसे एक्स मानूंगा, इसे वाई मानूंगा। पहले जो पार्टिकल ए था, पार्टिकल ए, ये किधर की ओर चल रहा था, ये चल रहा था ईस्ट डायरेक्शन में 30 से। तो 30 इंटू ईस्ट डायरेक्शन को हम आई कैप एक्स कैप लिख लेता हूँ, ये वेक्टर फॉर्म में मैंने लिख दिया ए। ऐसे ही दूसरा जो कार है बी, इट इज मूविंग टुवर्ड नॉर्थ विद द सेम स्पीड। स्पीड सेम है, और नॉर्थ की डायरेक्शन हमने वाई की डायरेक्शन मानी है। वाई की डायरेक्शन क्या होगी, जे कैप। और मुझे बताना है वेलोसिटी ऑफ कार बी एज ऑब्जर्व्ड और एज मेजर्ड इन कार ए। ए हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, इसका मतलब मुझे बताना है वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो इसे कैसे निकालते हैं, जहां से ऑब्जर्व करते हैं उसको माइनस कर देते हैं। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए मतलब वेलोसिटी ऑफ बी माइनस ऑफ ए। अब इसे अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 30, बी का क्या है, ये जे कैप है,
और माइनस क्या होगा 30 आई कैप, यही आपका फाइनल आंसर है। बट यहाँ पर तो कुछ और ही आंसर दिख रहा है। तो सबसे पहली बात तो आप इसका मैग्नीट्यूड निकालो। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 30 और 30 दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस हैं, तो क्या 30√2 हो जाएगा, है ना, वैल्यू की अगर बात करें। और ये भी नहीं दिया हुआ है 30 और √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 42 किलोमीटर पर आवर के इक्वल आएगा अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। पहले तो ये है। अब साथ साथ 42 किलोमीटर पर आवर में तीन ऑप्शन है, ध्यान से देखो 42 42 42 तीन बार है, okay। केवल एक ही तो ऑप्शन एलिमिनेट हुआ। अब आपको आंसर भी निकालना पड़ेगा कि ये इनमें से कौन है। इनमें से ध्यान से देखिए, ये जे कैप माइनस ऑफ आई कैप, तो जे कैप की जो डायरेक्शन है वो तो नॉर्थ है और आई ईस्ट है, माइनस आई क्या होगा, वेस्ट होगा। तो ये एक्चुअल में नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में कहीं इधर की ओर इसकी डायरेक्शन है, ओके। तो ये है नॉर्थ ऑफ वेस्ट, 45 डिग्री तो होगा ही। और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन कौन सा है, ये है ये साउथ ईस्ट है, ये नहीं होगा। ये ईस्ट नॉर्थ है, नहीं होगा। पहला ही ऑप्शन करेक्ट होगा, नॉर्थ ऑफ वेस्ट, ओके। और डायरेक्ट अगर सॉल्व करना था तो ध्यान से देख लेना, आप 30 और 30 का रिजल्टेंट 30√2 होगा 42, ठीक है। डायरेक्शन निकालते समय हमेशा याद रखो, जिसको देख रहे हो, किसको देखना है, बी को, बी की डायरेक्शन नहीं चेंज होगी। और जिससे देख रहे हैं उसकी डायरेक्शन को माइनस कर देना है। ए किधर चल रहा था, ए चल रहा था ईस्ट में, तो हम उसका उल्टा तुरंत लगाएंगे वेस्ट, यानी नॉर्थ वेस्ट में कोई एक ही ऑप्शन होगा। जी हाँ, पहला ही था, बिना सॉल्व किए भी लगा सकते थे। ये पूरा पूरा डिस्क्रिप्शन हो गया, आप वेक्टर फॉर्म में कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। एक वेरिएबल फोर्स गिवन है और इस वेरिएबल फोर्स में वर्क डन निकालना है। सिंपल सी कहानी है, क्या करोगे आप, इंटीग्रेशन ऑफ एफ टाइम्स ऑफ डीएक्स, यही करना होता है। और ये है 20 + 20 टाइम्स ऑफ एक्स इंटू डीएक्स, और ये भी कहां से कहां तक, 0 to 1। सॉल्व करोगे, ये 20 इंटू 1 और प्लस 20, एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2, और ये कहां से कहां तक, 0 to 1। ये 20 + 10, ये आंसर किसके इक्वल आ जाएगा, आंसर अगर सॉल्व करोगे तो ये 30 जूल आएगा। ऑप्शन कौन सा लग रहा है मुझे, ये तो सी है, ठीक है, ओके। तो ये बहुत ही आसान था, इसमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। और एक कोई सिस्टम दिया हुआ है, 3 या 4 पार्टिकल है, हाँ 1 2 3 4 4 पार्टिकल है टोटल, और उनके एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स गिवन है। और हमें किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जाता है। देखिए, जब कभी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी गिवन एक्सिस, जैसे यहाँ पे एक्स एक्सिस है, इसके अबाउट पूछा हुआ है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मास मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। ये सिंपल है, बट वो डिस्टेंस होना चाहिए परपेंडिकुलर। जैसे एक्स एक्सिस से निकालना है तो वो डिस्टेंस होना चाहिए वाई और जेड कोऑर्डिनेट, बस एक्स कोऑर्डिनेट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे एक्स पूछा हुआ है, तो हम पहले केस में देखो, मैं ऐसे करूंगा, पहला मास कितना है 1 इंटू, इसका कोऑर्डिनेट है 0 0 0, इसका y और z 0 है, तो इसका मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है 0। 1 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई, एक्स नहीं लेना है, इसका वाई जेड तो 0 ही है, तो ये 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू, इसका y है 3, z नहीं है, तो केवल 3 का स्क्वायर करोगे, 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2 का स्क्वायर, -2 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्क्वायर तो स्क्वायर ही आएगा। ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आंसर है। ये दोनों जीरो है, और ये 9 इंटू 3 27 और प्लस 2 4 16, ये 16 और 27, इसे सॉल्व कर लो, ये शायद 43 आ जाएगा, हाँ 43 केजी मीटर स्क्वायर, पहला ही ऑप्शन है। क्लियर है। तो जब एक्सिस वाइज पूछा जाए, जैसे मुझे आई वाई पूछा जाता तो हम केवल एक्स और जेड लिखते, ठीक है। और दोनों हो जाएगा तो कैसे स्क्वायर लिखोगे, अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ऐसा करेंगे। बट ये सवाल आसान साइड था, इसमें कुछ भी कोऑर्डिनेट्स नहीं गिवन है, ठीक है। चलो अगले पार्ट की ओर देखते हैं। ये एक पुराना प्रीवियस ईयर का प्रॉब्लम है नीट का। इसका आंसर आप सबको याद होगा, 1/12 केजी, उसी से डिराइव्ड प्रॉब्लम है। ध्यान से देखिए क्या हुआ है। टॉपिक है टॉर्क बैलेंस करना है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम का टॉपिक है। देखो ध्यान से, एक कोई मीटर स्टिक है और किसी नाइफ एज पर बैलेंस है, ऐसे बोला गया। अब मीटर स्टिक इज बैलेंस ऑन द नाइफ एज एट इट्स सेंटर। इसका कहने का मतलब ये है कि इस स्केल को अगर मैं इस सेंटर पे सपोर्ट लगाता हूँ तो ये बैलेंस हो जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये इधर की ओर जाएगा, इधर की कहीं की ओर नहीं जा रहा है, टॉर्क जीरो हो जा रहा है। टॉर्क जीरो होने का मतलब है कि वो स्केल पहले तो यूनिफॉर्म है, यानी उसका सेंटर ऑफ मास उसके मिड पॉइंट पे है। मीटर स्केल 1 मीटर का 100 सेंटीमीटर का होता है, उसका सेंटर ऑफ मास 50 सेंटीमीटर मार्क पे है। ये पहली लाइन से समझ में है। उसके आगे बढ़ते हैं। 4 कॉइन है, सबके मासेस 2 ग्राम है, टोटल मान लो 8 ग्राम हो गया, ओके। और इसको किसी पॉइंट पे रखा गया, एक के ऊपर एक करके 10 सेंटीमीटर मार्क्स पे यहाँ रख दिया गया। एंड स्टिक इज फाउंड टू बी बैलेंस एट 46 सेंटीमीटर मार्क्स। तो उसका स्केल का मास क्या है, चलो तो अब ऐसे समझो, ये स्केल ऐसे मान लो, ओके। ये 50 सेंटीमीटर मार्क यहाँ पे है,
स्केल का अपना mg तो यहीं लगेगा ना, स्केल का mg, ठीक है, स्केल का mg लगा 50 सेंटीमीटर मार्क पे, और ये बैलेंस है 46 सेंटीमीटर मार्क्स पे, ये 46 है और ये 50 सेंटीमीटर है, ठीक है, और इसको 10 सेंटीमीटर मार्क्स पे यहां से 10 सेंटीमीटर पर हमने 8 ग्राम का कॉइन रख दिया, 8 ग्राम, 8g, क्लियर हुआ, और इस m की वैल्यू निकालनी है। तो अब ऐसे सोचो, बैलेंसिंग जब आप करते हो तो टॉर्क ही तो बराबर होते हैं, तो यहां से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, ये 10 है और ये 46 है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा 36, और ये 50 है, ये 46 है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये 4 होगा। इसके अबाउट टॉर्क बैलेंस करो, टॉर्क बैलेंस करेंगे तो 8g मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस 36 इक्वल टू mg मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4, g तो कैंसिल हो गया यहाँ से, ओके, और ये 4 से इसको भी कैंसिल कर सकते हो, m आ गया यहाँ से 72 ग्राम, ठीक है, मास ग्राम में था, तो स्टिक का मास भी किस में आएगा, 72 ग्राम में आ जाएगा, क्लियर हुआ, ओके। बेसिक आपको क्या करना है कि जिस पॉइंट के अबाउट पर्टिकुलर रिजिड बॉडी बैलेंस है, उसके अबाउट टॉर्क क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है, फोर्स जीरो तो ऑलरेडी था, उसको करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम और है, देखिए, इसमें पूछा क्या गया है कि एक कोई ये सिंपल एनएलएम और प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर उन दोनों को मिला के एक नया सवाल बना दिया गया। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, मुझे क्या पूछा गया कि इसकी मिनिमम रेडियस क्या होगी और ब्रेकिंग स्ट्रेस दिया हुआ है। ऐसे केसेस में सबसे पहले टेंशन या तो दिया होगा या तो नहीं दिया, तो पहले निकाल लो, वो एनएलएम का पार्ट है, निकाल के देखते हैं। देखो, ये दो ब्लॉक्स हैं, अब इसका टेंशन निकालना है, पहले तो एक्सेलेरेशन निकालो, एक्सेलेरेशन कितना होगा, फोर्स टोटल 10 और बाई टोटल मास 1 + 2 कितना होगा 3, 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और टेंशन कैसे निकालोगे, ये 1 केजी ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, इस पे लगा टेंशन और यही होगा इसका मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन, और ये होगा 10/3 न्यूटन, यही है इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन, समझ पाए। अब इस टेंशन को एरिया से डिवाइड करेंगे तभी तो इसके अंदर स्ट्रेस आएगा, ये फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है, स्ट्रेस, और यही ब्रेकिंग स्ट्रेस है, और इसकी वैल्यू क्या होगी, यहां से ऐसे निकाल लेते हैं, एरिया इक्वल टू क्या होगा, एरिया इक्वल टू ब्रेकिंग स्ट्रेस, सॉरी टेंशन बाई ब्रेकिंग स्ट्रेस, टेंशन बाई क्या होगा, ब्रेकिंग स्ट्रेस, और एरिया को हम क्या लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू टेंशन बाई ब्रेकिंग स्ट्रेस, और मुझे रेडियस बतानी है, ये आर बताना है। अब आर की वैल्यू यहां से कितना मिलेगा, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टेंशन टी अपॉन पाई इंटू ब्रेकिंग स्ट्रेस। अब यहाँ पे सारी वैल्यू गिवन है, इसे आप पुट कर दीजिए, अंडर रूट ऑफ टेंशन तो आपने ऑलरेडी निकाल लिया था 10/3, ये टेंशन आ गया, और नीचे पाई है 1/पाई इंटू ब्रेकिंग स्ट्रेस, ब्रेकिंग स्ट्रेस की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 6.25 डिवाइडेड बाई 3 पाई, ऊपर लिख दिया मैंने 3 पाई, और इंटू 10⁹9, ये है। अब ये 3 पाई से यहाँ पे देखो 3 पाई कैंसिल हो जा रहा है, और ये आ रहा है 1/√6.25 इंटू 10⁸8, ये मीटर में आ रहा है। अब 6.25 का स्क्वायर रूट आपको भी पता है कि 25 का स्क्वायर 625 होता है, तो ये आ जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये आएगा 1/2.5, 2.5 इंटू 10⁴, 10⁸8 को 10⁴ लिख देते हैं, या फिर यहाँ पे 10⁻⁻4 और 1/2.5 को 0.4 लिख देना, आंसर आ जाएगा 4 इंटू 10⁻⁵ मीटर। सिंपल कैलकुलेशन थी, कैलकुलेशन तो थी, बट अच्छी बात ये कि डेटा ऐसा दिया गया था कि कैलकुलेशन करने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। चलो अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं, और फ्लूइड डायनामिक्स का प्रॉब्लम है, आपका टॉपिक का नाम होना चाहिए कंटिन्यूटी इक्वेशन। ध्यान से देखो क्या है, एक बोला गया है कि हमारे पास दो सेक्शन है और दोनों पे स्पीड का रेशियो बताना है। तो एक बात सोचो, ये बहुत ही आसान है ना, A1 V1 क्या पढ़े हो, A2 V2, तो यहाँ से V1/V2 अगर आप निकालते हो तो ये किसके इक्वल होगा, A2/A1, और A2/A1 क्या होगा, रेडियस का स्क्वायर, R2/R1 का क्या होगा, होल स्क्वायर, या फिर डायमीटर D2/D1 का क्या होगा, होल स्क्वायर, और डायमीटर D2 कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, D1 कितना है 4, तो 3/2 इसका क्या होगा, होल स्क्वायर, आंसर किसके इक्वल होना चाहिए, 9/4, कौन सा ऑप्शन है, ये पहला था, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, किसी ऐसे क्वेश्चन में ज्यादा टाइम पास नहीं करना चाहिए। अब क्या हुआ, एक डिटर्जेंट सोल्यूशन है, उसका सरफेस टेंशन दिया है, ध्यान से पढ़ लेते हैं, एसआई यूनिट में दिया है, ठीक है, गलती नहीं करनी है। दूसरा, वर्क डन बताना है, एयर बबल को ब्लो करना है, रेडियस नहीं बढ़ाना नहीं है, कई बार रेडियस बढ़ाने के क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे जीरो से फॉर्मेशन करना है, तो सिंपल जितना भी उसका सरफेस एनर्जी है ओवरऑल वही वर्क डन हो जाएगा। तो सरफेस एनर्जी कैसे निकलते हैं, सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाई सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, हम लोग लेंगे 8 पाई आर स्क्वायर, बबल है दो सरफेसेस है,
तो ये आपका वर्क डन हो जाएगा और यही इसकी एनर्जी भी होगी। अगर आपको ये सॉल्व करना है तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए 4.8 into 10 to the power minus 2 multiplied by 8 pi into r square। रेडियस है 4 सेंटीमीटर, 4 into 10 to the power minus 2 इसका क्या होगा होल स्क्वायर। और ये जो भी आंसर आएगा वो जूल में आएगा, वैल्यू कम होनी चाहिए, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ध्यान से देखना। सही तो बहुत सारी हैं, जो गलत है वो बताना है। देखो ये नहीं पहला ही सही था वही लगा के निकल लिए, ये नहीं करना है। हमें बताना है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक, अब हीट कैपेसिटी से कंफ्यूज नहीं होना, स्पेसिफिक दिया है यानी सिंपल स्पेसिफिक हीट के बारे में बात करिए, जो आप जानते हैं Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी में S, ये किसके इक्वल है, डेल्टा Q बाई M इंटू क्या होगा डेल्टा T। पहली बात तो ये क्या होता है, इसकी यूनिट भी अगर ध्यान से देख लें तो ये होगा कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, या फिर कैलोरी को अगर हम जूल में लिख दें, इसको केल्विन में लिख दें, इसको केजी में लिख दें तो भी सही है। ओके, तो सबसे पहले तो इसकी एसआई यूनिट अगर की बात करें तो ये सही है। ठीक है, उसके बाद बोला जा रहा है कि ये किस पे डिपेंड करता है। पहली बात तो ये क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, ज्यादा क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता, और मास और बाकी चीजों पे डिपेंड। यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्या ये उसके नेचर पे डिपेंड कर रहा है क्या, देखो पहले एक एक करके पढ़ते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज डिपेंडेंट ऑन नेचर ऑफ सब्सटेंस बट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स क्वांटिटी। ये बात तो सही है ना। ओके, जैसे वाटर है, वाटर की स्पेसिफिक हीट 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस है, 1 ग्राम का भी वही है और 10 ग्राम का भी वही है, तो स्पेसिफिक हीट तो वही होगी। हाँ, हीट कैपेसिटी के बारे में बात करता, उस केसेस में हम बोलते हैं कि वो मास डिपेंडेंट होता है, बट ये तो मटेरियल डिपेंडेंट है। दूसरा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। हाँ, ये भी बात है, आप ध्यान से देखिएगा, जो किसी भी मटेरियल का बिहेवियर है वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज होता है, और बहुत सारे ऐसे केसेस में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी टेम्परेचर के साथ डिपेंड करती है। टेम्परेचर के साथ इसलिए भी डिपेंड करती है क्योंकि उनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या होता है, चेंज होता है। जैसे आप कभी क्वेश्चन किए होंगे, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जब वाटर का सॉल्व करते हैं तो वो तो 1 ले लेते हैं, आइस और वेपर का सॉल्व करते हैं तो 0.5 लेते हैं, एक्चुअल में होता है 0.48 एंड 0.52। तो ये टेम्परेचर की वजह से, उनके फेज चेंज और बाकी चीजें होने की वजह से ही तो स्पेसिफिक हीट चेंज हुआ है ना। और कई जगह हम लोग क्वेश्चन किए हैं वेरिएबल स्पेसिफिक हीट का, तो उसमें भी ये बात बताई जाती है कि स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। हाँ, अपने सिलेबस में जब तक ना दिया जाए हम मानते हैं कि टेम्परेचर डिपेंडेंसी नहीं होती है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, बट एग्जैक्टली इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो यहाँ ध्यान से देखिए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ये बात सही है। अब अगली बात पूछी गई, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर डजंट वैरी विद टेम्परेचर। तो ये बात तो गलत है ना भाई, वाटर का स्पेसिफिक टेम्परेचर के साथ वेरी करता है। इनफैक्ट आप क्वेश्चन किए होंगे तो एक ग्राफ पूछा गया होगा, उसमें स्पेसिफिक हीट और टेम्परेचर का एक कर्वेचर का ग्राफ है, वो कांस्टेंट नहीं है। इसका मतलब ये वाली लाइन गलत है। ओके, तो ये 3 ऑप्शन सही है, एक गलत है। आपसे पूछा है कौन गलत है, नॉट ट्रू, तो आंसर कौन सा लगाएंगे आप, थर्ड ही लगाएंगे। क्लियर हुआ, बेसिक थियरी का प्रॉब्लम है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगले पार्ट में देखो, एक प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ दिया हुआ है और वर्क डन पूछा गया है। भाई देखिए, और यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करनी है, बताना है जीरो है, फाइनाइट है, इनफाइनाइट है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, यही बातें प्रेडिक्ट करनी है। फिजिक्स में जब भी वॉल्यूम बढ़ता है वर्क डन पॉजिटिव होता है, वॉल्यूम कम हो रहा है यानी गैस कंप्रेस हो रही है और वर्क डन नेगेटिव है। यहाँ एरो ध्यान से देखिए, वॉल्यूम ज्यादा था और ये वॉल्यूम कम हो रही है, यहाँ से ऐसे एरो लगाया हुआ है, इसका मतलब इसका वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव। इसको कोई गलत नहीं किया होगा, केवल वही लोग गलत किए होंगे जो केमिस्ट्री ढंग से पढ़ के आए, फिजिक्स नहीं पढ़े हैं। वहां पे वर्क डन पॉजिटिव होगा अगर केमिस्ट्री का सवाल होता तो। ठीक है, कन्वेंशन उल्टा है, फिजिक्स और केमिस्ट्री अलग नहीं है, कन्वेंशन उल्टे हैं। ठीक है, चलिए आगे पूछा गया कि एक सिलेंडर है, सिलिंड्रिकल वेसल है दैट कंटेन टू नॉन रिएक्टिव गैसेस, हीलियम एंड नाइट्रोजन, रेशियो ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर इज, अलग अलग प्रेशर है दोनों का, और हमें बताना है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या-क्या होंगे। देखिए, जब भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे हम सीधे मोल देखेंगे, क्योंकि मोल ज्यादा होगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। और सिंपल एक रिलेशन है पीवी इक्वल टू एनआरटी। अब सोचो कि कोई कंटेनर है, इसमें दो दो गैस हमने मिला रखी है, कि एक गैस को कितना वॉल्यूम मिलेगा। गैस के केसेस में जितने वॉल्यूम है वो पूरा वॉल्यूम सबको मिलेगा। ऐसा नहीं कि हीलियम को कुछ मिल गया तो नाइट्रोजन को बाकी हुए मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। वो फ्री वॉल्यूम है और सबका वॉल्यूम सेम है। अगर वॉल्यूम सेम है, गैस कांस्टेंट सेम है, और यहाँ पे कोई ऐसा हिंट नहीं दिया गया कि दोनों का टेम्परेचर अलग-अलग है, मिक्सिंग है तो टेम्परेचर भी सेम मान के चल रहे हैं। इसका मतलब प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल एंड इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यानी कि प्रेशर का जो रेशियो होगा वही मोल्स के रेशियो होंगे और वही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के भी रेशियो होंगे, है ना। ओके, और प्रेशर या पार्शियल प्रेशर जो भी बोलना है बोलिए, प्रेशर का रेशियो है 5:3, इसका मतलब इसके भी रेशियो क्या होंगे, 5:3 ही होंगे। सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा है तो। ठीक है, चलिए
अब आगे बोला गया है, ओहो ये तो क्या ही है, लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम पूछा है। टाइम पीरियड आपको पता है 2 पाई अंडर रूट क्या होता है, एल बाई जी। टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी दे रखी है, टाइम पीरियड इज 4 सेकंड एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज पाई स्क्वायर। यहाँ पे लिख दो 4 इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी इज पाई स्क्वायर। पाई स्क्वायर बाहर जाएगा तो इससे ये कैंसिल होगा, ये इधर कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इक्वल टू अंडर रूट एल है, स्क्वायर कर दो, एल इज इक्वल टू क्या आएगा 4 यूनिट, जो भी है मीटर में पूछा है, एसआई यूनिट दिया हुआ है, आंसर क्या होगा 4। समझ पाए? चलो अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, ये नीट का बहुत पुराना सवाल है भाई और बार-बार आता है, ठीक है? सर्कुलर स्केल में तो रिसेंट ईयर में, पिछले सालों तो 5-6 साल के पहले देखा जाए तो वर्नियर कैलिपर के क्वेश्चन आते थे। ये स्क्रू गेज का प्रॉब्लम है और एक ही फॉर्मूले पे बार-बार क्वेश्चन आ रहा है। क्या पूछा जाता है? लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट क्या है? पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन। नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। अगर वहां पे होता तो वर्नियर स्केल बोलते। यहाँ पे पिच ही पूछी गई है तो पिच इज इक्वल टू क्या होगा? नंबर ऑफ डिवीजन मल्टीप्लाइड बाय लिस्ट काउंट। नंबर ऑफ डिवीजन है 50 और लिस्ट काउंट आपको दिया है 0.01 mm। 50 मल्टीप्लाइड बाई 0.01 mm, आंसर किसके इक्वल होगा? 0.5 mm। अब यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है, रीजन बीइंग कि ऑप्शन आपके किस में है, mm में ही है, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब अगला पार्ट क्या है? एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन a एंड इनिशियल वेलोसिटी u इन फर्स्ट t सेकंड। देखो एक काम करते हैं, यहाँ पे क्या है ना कि यूनिफॉर्मली एक्सिलेटेड मोशन है तो हम ऐसे निकालेंगे s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा, जब ये इक्वेशन आप लगाते हैं तो उसमें s क्या होता है, डिस्टेंस है कि डिस्प्लेसमेंट है? ठीक है, तो ये जो रिलेशन आपको देता है ये डिस्प्लेसमेंट होता है, ये वेक्टर फॉर्म में रिलेशन होता है, हम लोग देखते हैं ऐसा है और मोस्ट ऑफ द केसेस में डिस्टेंस भी हो जाता है बट हमेशा नहीं होगा, तो ये एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट है। अगर हम इसको टाइम से डिवाइड करें तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम हमें वेलोसिटी देगा, तो ये हमसे पूछा गया एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड नहीं पूछी गई है, एवरेज क्या गया है, वेलोसिटी। क्या इसको हम टाइम से डिवाइड कर सकते हैं? और टाइम से डिवाइड करोगे तो ये क्या होगा, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बाई टी। अब इसको सॉल्व करोगे टी से टी कैंसिल होगा, u प्लस ए टी बाई टू, ये आपका आंसर हो जाएगा u प्लस ए टी बाई टू। या तो ये लगा दो या फिर एक तरीका ये है कि यूनिफॉर्मली एक्सिलेटेड मोशन के लिए एवरेज वेलोसिटी होती है इनिशियल प्लस फाइनल बाई टू, जब जहां कहीं पे लीनियर वेरिएशन ये यूज कर सकते हैं। और फाइनल वेलोसिटी कितनी होती है, u प्लस ए टी होल डिवाइड बाई क्या कर सकते हैं, टू। तो यहां से भी अगर आप सॉल्व करोगे तो भी सेम रिजल्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो याद रखिएगा, इक्वेशन ऑफ मोशन जितने भी हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन के, वो सब वेक्टर फॉर्म में है, वहां डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट है, स्पीड नहीं, वेलोसिटी है। ठीक है, चलो और अगला पार्ट, एक प्रोजेक्टाइल है उसका आपको वेलोसिटी दे रखा है और हमें हॉरिजॉन्टल रेंज बताना है। अब रेंज का फॉर्मूला तो बहुत सारे आपने याद किए हैं, बस ऐसे याद रखो, ये हॉरिजॉन्टल स्पीड और वर्टिकल स्पीड 2ux ui बाई जी, अगर ये याद है तो आपका काम हो जाएगा। मैं यही क्यों लगा रहा हूँ, मैं यू स्क्वायर साइन टू थीटा इसलिए नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे थीटा नहीं पता है, फिर यू निकालेंगे, थीटा निकालेंगे, निकाल तो सकते हैं बट जरूरत नहीं है। सबसे बेस्ट तरीका है टू यू एक्स, जो आई के साथ है वो एक्स कंपोनेंट है, जो जे के साथ है वो क्या है, वाई कंपोनेंट है, बाई जी कितना है 10। ओके, ये 48 96 बाई 10 9.6 मीटर। क्लियर है? ओके, ये मिल गया आपको ऑप्शन, ज्यादा कुछ करने की जरूरत यहाँ पर नहीं थी। ऐसे ही आगे की ओर बढ़ते हैं और इसमें बोला क्या गया है कि देखो एक रिवर है, डन, और ये रिवर का फ्लो हो रहा है 5 मीटर पर सेकंड से और इसकी विड्थ दे रखी है 12 मीटर। एक वाटर बॉडी है जो फ्लो कर रहा है, 12 मीटर की विड्थ है, और एक बोट है, कौन है वो, नहीं पर्सन है, पर्सन कैन स्विम इन दी वाटर विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर 4 मीटर पर सेकंड। डन, तो ये यहाँ से कहीं भी जा सकता है और पहुंचेगा भी कहीं, बट हमें पहुंचना है मिनिमम टाइम में। तो मिनिमम टाइम में देखिए, रिवर तो आपको कभी पार नहीं कराएगी, करना तो खुद ही से है। तो जो भी स्विमर की स्पीड है, अगर वो पूरी पूरी अपनी स्पीड रिवर के को पार करने में लगा दे, तब तो मिनिमम टाइम लगेगा। ओके, तो पार करने में लगाएगा तो इसका मतलब जितनी भी उसकी स्पीड है सब इधर से लगा दो, और इसकी स्पीड कितनी है 4। अब इससे तुम चलोगे, वो अलग बात है कि तुम यहाँ नहीं पहुंचोगे, बह के यहाँ पहुंचोगे, तो टाइम तो कम लगेगा, और वो टाइम कितना होगा, 12 मीटर जाना है, 4 से जा रहे हो, आंसर होगा 3 सेकेंड। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? इसका क्या होगा सर, ये आपको बहा के इधर की ओर लेके जाएगा, तो उससे ड्रिफ्टिंग होती है। ड्रिफ्टिंग तो हमसे पूछा नहीं है, एक्चुअल डिस्टेंस पूछा नहीं है, एक्चुअल स्पीड पूछा नहीं है, केवल टाइम ऑफ क्रॉसिंग पूछा हुआ है। तो सिंपल विड्थ ऑफ रिवर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ स्विमर और स्पीड ऑफ बोट, यही आपका आंसर है। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पार्ट की ओर देखिए। क्या बोला गया है कि एक ब्लॉक है 20 केजी का, ठीक है, और इसका मास, एक पर्सन है, इसका मास है 60 केजी।
ठीक है, और इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर लेके जा रहे हैं। कांस्टेंट वेलोसिटी जैसे ही देखो नेट फोर्स 0 है, एक्सेलरेशन नहीं है। ओके, तो जितना इसका वेट है उतना ही टेंशन है। तो वेट कितना है 20 केजी, तो 20 केजी का मास है, 200 न्यूटन का वेट है। इसका टेंशन कितना होगा, इस रस्सी के अंदर टेंशन होगा 200 न्यूटन का। तो ये आदमी ने भी 200 ट्यूशन लगाया, 200 न्यूटन लगाया होगा, तभी तो ये 200 का टेंशन आया होगा। टेंशन आया ही है उस पर्सन की वजह से। तो अब इस पर्सन को देखो, हमें क्या बताना है, फोर्स एक्सर्टेड बाय मैन ऑन द फ्लोर, यानी इस पर्सन और फ्लोर के बीच में नॉर्मल फोर्स पूछा है। नॉर्मल फोर्स कैसे निकालोगे, देखो ये पर्सन है, इसका अपना mg लगेगा, mg कितना है 60, यानी कि 600, और रस्सी का टेंशन ऊपर लगेगा, वो भी कितना, रस्सी का टेंशन है 200 न्यूटन, और नॉर्मल फोर्स भी ग्राउंड से किधर की ओर लगेगा, ऊपर। अब इनको बैलेंस कर दो, 200 प्लस नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू कितना आ रहा है 600, तो नॉर्मल फोर्स कितना आएगा 400 न्यूटन, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, 400 न्यूटन, हर एक गलती के लिए एक ऑप्शन था। अगर तुम फोर्स एक्सर्टेड बाय पर्सन ऑन द रोप पूछता, आंसर 200 होता। क्लियर है, अगर आप वेट समझ लेते तो वो 600 होता, बट एक्चुअल में ना 400 है ना 600, ना 600 है ना 200 है, ये कितना है 400 है। क्लियर, चलो अगले पार्ट की ओर देखिए। हमसे पूछा गया अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बताओ। ठीक है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब है, इक्विलिब्रियम तो है, फोर्स जीरो होगा। फोर्स पहले पता करो कहाँ कहाँ जीरो है। ये फोर्स पॉजिटिव है, पॉजिटिव फोर्स मतलब रिपल्सन, नेगेटिव फोर्स मींस अट्रैक्शन, और ये दो ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे जीरो है, ए पर और कहाँ पे, सी पर। ए और सी दो इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अब हमें बात करनी है कि वो अनस्टेबल कौन है। पहले अब अनस्टेबल समझते हैं। डी तो गलत हो गया, ई गलत हो गया, या ए है या सी है। ओके, अब स्टेबल और अनस्टेबल को समझते हैं। स्टेबल का मतलब है आपने पार्टिकल को वहां से डिस्प्लेस किया, जब तुम डिस्प्लेस कर रहे हो तो वो दोबारा वहीं पे घूम के आ जा रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो स्टेबल है, या फिर ऐसा बोली कि वहां का पोटेंशियल ये सबसे मिनिमम है, तो आप यहाँ पे पोटेंशियल ये दिख नहीं रहा है, तो वो वाली डेफिनेशन किसी काम की नहीं है। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैंने ए पॉइंट पे पार्टिकल को रखा, फोर्स तो आ गया जीरो, वो इक्विलिब्रियम है, डन। अब मैं ए से इसको राइट डायरेक्शन में अगर मैं डिस्प्लेस करता हूँ, तो जब मैंने इसको राइट डिस्प्लेस किया है, तो इसका जो फोर्स हो जाएगा, अब ये लगेगा, ये फोर्स तो इस एक्सिस के नीचे है, मतलब नेगेटिव फोर्स है, और नेगेटिव मतलब अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन का मीनिंग होता है टुवर्ड द सेंटर या टुवर्ड द ओरिजिन। तो इस पे जब हमने राइट डिस्प्लेस किया तो इस पे ओरिजिन की ओर फोर्स लगेगा, मतलब ये पीछे जा रहा है। और जब मैं इसको पीछे डिस्प्लेस कर रहा हूँ तो फोर्स पॉजिटिव है, मतलब रिपल्सन हो रहा है इधर। तो मैंने राइट डिस्प्लेस किया तो लेफ्ट आया, लेफ्ट डिस्प्लेस किया तो राइट आया, तो यानी इस तरीके से ये कैसा इक्विलिब्रियम हो गया, ये एज पर द डेफिनेशन स्टेबल है। और ऐसे ही यहाँ पर देखो, जब तुम इसको राइट डिस्प्लेस करोगे तो फोर्स पॉजिटिव है, तो अवे फ्रॉम ओरिजिन फोर्स लगे तो कभी वापस सी पे नहीं आएगा। तो जब हम किसी पॉइंट से डिस्प्लेस करें और पार्टिकल दोबारा वहां पे ना आए, यानी वो कैसा इक्विलिब्रियम होगा, वो तो अनस्टेबल है। और जब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है कौन सा है, सी है। ए है स्टेबल और बी क्या है, अनस्टेबल। ओके, और भी तरीके से मैंने आपको क्लासरूम में याद कराया था, अगर ध्यान से देखो, मैंने बोला था एफ एक्स ग्राफ है, ठीक है, अगर स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, स्लोप नेगेटिव स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो ये भी याद कर सकते थे। ठीक है, लेकिन स्लोप वहीं देखना होता है जहां पर फोर्स जीरो है। फोर्स ही जीरो नहीं है, पता चला इक्विलिब्रियम में नहीं है, केवल स्लोप स्लोप देख रहे हो तो भी गड़बड़ है। पहले आप डिसाइड कर लो कि स्लोप कहाँ का देखना है, जहां पर फोर्स जीरो है। देन, और अगर पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ दिया होता तब तो देख के ही लगा लेते, तब इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं होती। ओके, चलो नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं, और हमें इंजन का पावर बताना है। और कोई इंजन है जो पंप कर रहा है पानी को। ओके, तो और किसके इक्वल होती है, इंस्टेंटेनियस फोर्स इनटू वेलोसिटी। फोर्स होता है v dm बाई dt इनटू वेलोसिटी। ओके, इसको जब तुम सॉल्व करते हो तो ये आता है, dm बाई dt दिया हुआ है क्या, नहीं, dm बाई dl दे रखा है। तो इसको आप, आपको मैं बताता हूँ, जो आपको फॉर्मूला याद होगा, रो ए वी क्यू, ये आपको फॉर्मूला याद है, बट इससे लगेगा नहीं, डेंसिटी नहीं दी गिवन है, तो मैं क्या करता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ, इसको dm बाई dt इंटू वी स्क्वायर। अभी भी सॉल्व नहीं होगा, स्पीड तो गिवन है 4 मीटर पर सेकंड, ये मास पर यूनिट लेंथ गिवन है, हमें मास पर यूनिट टाइम चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको dm बाई dl कर देंगे, मास पर यूनिट लेंथ, इनटू dl से ऊपर नीचे फिर से गुना कर दिया, ऊपर भी गुना किया नीचे भी, ये dl बाई dt इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो dl बाई dt खुद एक वेलोसिटी है ना। ओके, तो ये हो जाएगा मास पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाई, सॉरी, मास पर यूनिट लेंथ, हाँ, इनटू वेलोसिटी का क्यूब। ठीक है, अब मास पर यूनिट लेंथ कितना दे रखा है, मास पर यूनिट लेंथ इज 50, और वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी 4 है, तो 4 का क्या होगा क्यूब, अब 4 का क्यूब क्या होगा 64, 64 मल्टीप्लाइड बाई 50, आंसर कितना आएगा, इसको सॉल्व करोगे 3200, और पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट। कोई आंसर है आपके पास।
क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अगले पार्ट की ओर देखते हैं। देखिए, कुछ खास करना नहीं है, मैथ्स दी कॉलम करना है। पहले सवाल पढ़ते हैं। क्या है भाई? एक पार्टिकल का मास दिया हुआ है, कुछ काइनेटिक एनर्जी है एंड मोमेंटम p है। उससे एक हेड ऑन कोलिजन हो रहा है इलास्टिक अनदर पार्टिकल का, जो कि रेस्ट पे है और मास 2m है आफ्टर कोलिजन। तो ये क्या-क्या होगा? ये तो पहले कोलिजन है, सॉल्व करना है कि उसका मोमेंटम क्या होगा, कैसे होगा, ये सब चीजें बतानी है मुझे। देखो, एक मास m है, उसका काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दिया है। मैं एक काम करता हूँ, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम से तो हमको सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा, तो हम पहले क्या करते हैं, इसकी स्पीड मान लेते हैं कि ये u है। ऐसे ही एक दूसरा मास है, वो 2m, और ये रेस्ट पर है। ये क्या है? रेस्ट पे। एक काम करिए, आइए इसको सॉल्व करते हैं डिटेल में। देखो, एक पार्टिकल है m मास का और ये चल रहा है कितनी स्पीड से? u से। एक है 2m और ये रेस्ट पर है। ठीक। और यहाँ से इलास्टिक कोलिजन होता है इन दोनों का, m का भी और 2m का। और कुछ देर के बाद जब ये कोलिजन हो जाता है, m चलता है v1 स्पीड से और 2m कितने से चलता है? v2 स्पीड से। समझ पाए? ये सिंपल सी प्रॉब्लम है। अब मुझे क्या करना है, उस V1 और V2 को निकालना है सो दैट कि मैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम निकाल पाऊँ। तो इतना तो पता है कि चाहे कोई भी कोलिजन हो, उस सिस्टम का लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व होता है। तो आप यूज कर लीजिए कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। पहला मास m, स्पीड u, दूसरे का मास m और वो रुका हुआ था, दूसरा कोई मोमेंटम तो था ही नहीं, जीरो। इक्वल टू फाइनल यहाँ का देखो m टाइम्स ऑफ v1 प्लस 2m टाइम्स ऑफ v2। अब सोचो, ये m तो कैंसिल हो रहे हैं, यहाँ से मिलेगा u इज इक्वल टू v1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ v2। ये पहली रिलेशन है। ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि ये कैसी कोलिजन है? ये कोलिजन है इलास्टिक, इसका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 है। या तो मैं काइनेटिक एनर्जी कंजर्व कर दूं या कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लिख दूं। तो मैं लिख रहा हूं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इसकी वैल्यू 1 है और ये है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन दैट इज v2 माइनस v1 बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच u माइनस 0। ये यहां से आ जाएगा ये v2 माइनस v1 इक्वल टू u। ये सेकंड इक्वेशन है। ठीक है। अब ये 1 2 को सॉल्व करो, तो मैं 1 और 2 को ऐड कर देता हूं। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे ये V1 और V1 कैंसिल हो जाएगा, तो V2 2V2 2V2 और V2 कितना होगा? 3V2 इक्वल टू U प्लस U कितना होगा? 2U। तो यहाँ से V2 मिल मिल गया मुझे 2U बाई 3। ये तो दूसरे पार्टिकल यानी 2m की स्पीड है आफ्टर कोलिजन। और अगर V1 निकालना होगा तो क्या होगा? देखो, तो यहीं से निकाल लेते हैं V2 माइनस V1। तो V1 इक्वल टू आएगा V2 माइनस U और ये आएगा 2U बाई 3 और माइनस क्या होगा? U। और इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा माइनस ऑफ U बाई 3। ठीक है। तो और मोमेंटम दिया था p, एक पार्टिकल m जो u स्पीड से चल रहा था, और काइनेटिक एनर्जी क्या चल रहा था? काइनेटिक एनर्जी था हाफ m v स्क्वायर, ये हमें गिवन था। और मुझे दूसरे की काइनेटिक एनर्जी, दूसरे का सब कुछ बताना था। देखो, दूसरे पार्टिकल का आफ्टर कोलिजन पहले पार्टिकल का मोमेंटम कितना होगा? मास इनटू वेलोसिटी v1 और मास इनटू वेलोसिटी कितनी थी? माइनस ऑफ u बाई 3। ये हो जाएगा माइनस ऑफ m u बाई 3, यानी p1 जो होगा वो माइनस ऑफ क्या हो गया? p बाई 3। ये पहले पार्टिकल का मोमेंटम है आफ्टर कोलिजन। ठीक है। दूसरे पार्टिकल का मोमेंटम कितना होगा? P2। जब तुम P2 की बात करोगे तो दूसरे का मास कितना है? m, m नहीं सॉरी 2m, और मल्टीप्लाइड बाय उसकी वेलोसिटी। उसकी वेलोसिटी अभी आपने निकाली, ये कितना आया है? ये आया है 2u बाई 3। इसका आंसर किसके इक्वल होगा? 4mu बाई 3। ये m और u क्या है? p है। तो P2 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? ये आ जाएगी 4 बाई 3 टाइम्स ऑफ p। ये दोनों का मोमेंटम मिल गया। ऐसे ही काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी कितनी दे रखी थी? हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन पहले की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ m1 है m, और स्पीड कितना होगा? u बाई 3 का स्क्वायर। जब तुम इसे सॉल्व करोगे ये आएगा m u स्क्वायर बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 9। मैं 18 इसलिए नहीं लिख रहा हूँ कि मैं हाफ एम वी स्क्वायर को क्या लिख दूंगा? k लिख दूंगा। ये है k बाई 9। ऐसे दूसरे को करोगे तो वो भी आएगा 8 बाई 9 के आसपास आ जाएगा। एक एक करके पहले देखो ऑप्शन क्या है। देखिए, मैंने दो तीन चीजें निकाल ली हैं। पहले पार्टिकल की स्पीड माइनस यू बाई 3 आई थी, तो मोमेंटम माइनस पी बाई 3 आया था। ये पहले का सही है। ठीक है। सेकंड पार्टिकल का मोमेंटम ये भी पता है कि बी का क्या आ रहा है? पी आ रहा है। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी एक के बाई 9 आया था। किसका? फर्स्ट पार्टिकल का। इसका क्यू है। एक एक करके सॉल्व करो। पहले ए का एस है, ए का एस, ए का पी, ए का पी, ए का एस, ये दो तो गलत हो गए। ठीक है। फिर बी का सोचो, बी का पी है, बी का पी है, बी का पी है। ओके, तो ये यहां तक तो सही है, इसमें भी यहां तक सही है, इसमें भी। अब आते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल क्यू, के बाई 9। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल यानी सी का क्यू होगा। सी का यहाँ क्यू है, यहाँ सी का आर है, ये गलत हो गया। पहला ही सही है। इसके आगे सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है। क्लियर हुआ इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगले पार्ट की ओर। कपल एक्टिंग ऑन बॉडी प्रोड्यूस। कपल का मतलब क्या होता है? किसी एक रिजिड बॉडी पे दो अलग अलग पॉइंट पे इक्वल अपोजिट फोर्सेस लगा दो, ठीक है, तो उनसे टॉर्क तो आएंगे, टॉर्क तो आता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन दीज टू फोर्सेस, लेकिन नेट फोर्स नहीं होता है। तो वो पार्टिकल या बॉडी चलता तो नहीं है, लेकिन रोटेट करता है। कपल का मतलब ही नेट फोर्स जीरो है, तो अगर वो चल रहा है तो चलता रहेगा। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो ये जो कपल है ना, ये टॉर्क प्रोड्यूस करता है जो रोटेशनल मोशन में चेंज करता है, लीनियर मोशन में कोई चेंज नहीं करता है। अब ये क्वेश्चन ऐसा है, ये आपको बताता हूँ, ये गलत भी हो सकता है। कैसे भाई? आपसे ये बोला जाए कि क्या प्रोड्यूस करता है, तो ये मैं बोल रहा हूँ कि लीनियर मोशन अगर नहीं हो रहा है तो नहीं करेगा, और रोटेशनल मोशन करेगा, उसमें चेंज कर सकता है ना? अगर लीनियर मोशन पहले से हो रहा है तो होता ही रहेगा, उसमें हम कपल कोई भी चेंज नहीं करेगा। बट यहाँ पे बोला कि क्या प्रोड्यूस कर सकता है, तो मान के चल रहे हैं कि कुछ भी पहले से नहीं है, वो रुका हुआ है, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों इक्विलिब्रियम है, और दोनों ही रेस्ट पे हैं, तो केवल रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस कर सकता है, लीनियर मोशन नहीं कर सकता। अगर आप देखना चाहते हैं कि होता कैसे है, कुछ ऐसा, ये रिजिड बॉडी है, यहाँ पे एक फोर्स मैंने इधर की ओर लगा दिया एफ, तो दूसरा फोर्स ऐसे लगा दिया एफ। अब बताओ, इन दोनों की वजह से ये टॉर्क होगा, ये घूमेगा, ठीक है, चलेगा नहीं, इसका सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहेगा। अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। देखिए, इसमें क्या पूछा गया है कि ये सिस्टम है कुछ, और हमें पूछा गया कि इनका निकालो, फाइंड नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन फोर्थ पार्टिकल। अब फोर्थ पार्टिकल कौन है? फोर्थ पार्टिकल पी ऑफ सेम मास, इस पर, हाँ, इस पे निकालना है। ये ए बी सी तीन मासेस हैं, तो ये बी तो इसको अट्रैक्ट किया अपनी तरफ, ए भी अट्रैक्ट किया और ये भी अट्रैक्ट किया। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इधर ही आएगा, यानी दोनों जुड़ेंगे, ठीक है, और नेट रिजल्टेंट पी से बी की ओर आएगा। ये है पी से बी, ये है पी से बी, पी से ए, पाप है, ये भी गलत है। समझ पाए? अब मुझे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो ये बताओ, एक तो इसका फोर्स होगा, ये आएगा जी एम स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये तो डी स्क्वायर है, ठीक है, प्लस इन दोनों का रिजल्टेंट, ये दोनों बराबर फोर्स होंगे तो रिजल्टेंट 90 डिग्री, 90 डिग्री होगा, 45 45 है, तो रूट टू लिख रहा हूँ। और ये क्या होगा? जी एम स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। आर कितना है? यहाँ से यहाँ तक पाइथागोरस यूज करो, ये आएगा डी रूट टू, और इसका क्या होगा? होल स्क्वायर, जी एम स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। सॉल्व कर लो, ये तो नहीं मिल रहा है, यही वाला सही है, ये गलत है और ये क्या है? सही है। क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं। अगले पार्ट की ओर ध्यान से देखिएगा। वाई और एक्स यानी कि स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ दिया हुआ है, और मुझे पूछा गया यंग्स मॉडुलस। भाई ये तो बहुत आसान है। यंग्स मॉडुलस क्या होता है? स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, यानी कि इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वही तो है ना यंग्स मॉडुलस, tan थीटा। तो हमसे क्या पूछा गया? वाई बी बाई वाई ए, अभी तो इनके बीच में रेशियो निकालना है। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? tan थीटा बी डिवाइडेड बाई tan ऑफ थीटा ए, और tan थीटा बी यानी tan 60 डिग्री अपॉन नीचे क्या होगा? tan 30 डिग्री, tan 60 रूट थ्री, और ये क्या होगा? 1 बाई रूट थ्री। इसको ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो, वाई बी बाई वाई ए, ये किसके इक्वल आएगा? 3 बाई 1, या फिर यूं कहें कि वाई बी जो होगा वो 3 टाइम्स ऑफ क्या होगा? यंग्स मॉडुलस ऑफ ए। ये है आपका आंसर। कौन सा लगाना है? देखो ध्यान से, वाई बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ वाई ए, ऑप्शन कौन सा होगा? थर्ड करेक्ट है, ठीक है। चलो अगले पार्ट की ओर बोला गया है, एक्सेस प्रेशर का रेशियो बताना है। पहले बताओ, वॉल्यूम का रेशियो दिया है V1 बाई V2, जो कि उनके रेडियस के क्यूब होंगे। R1 बाई R2 का क्या होगा? होल क्यूब। सीधा सीधा हमें रेडियस निकालना है, ये 8 बाई 1 है, इसका क्यूब रूट निकालोगे तो रेडियस का जो रेशियो होगा वो किसके इक्वल होगा? 2 बाई 1। पहले ये समझ में आया? एक्सेस प्रेशर सोप बबल का होता है डेल्टा पी इक्वल टू 40 बाई आर। 40 बाई आर और 40 बाई आर ये पढ़े होंगे आप लोग। ठीक है, तो डेल्टा पी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, तो हमसे क्या पूछा गया कि उनका रेशियो बताओ, डेल्टा पी वन बाई डेल्टा पी टू। क्या ये आर टू बाई आर वन होगा? और आर वन बाई आर टू 2 बाई 1 है, तो आर टू बाई आर वन क्या होगा? 1/2। ये रेशियो होगा 1:2। 1:2 कौन सा ऑप्शन है? ये थर्ड है। क्लियर? चलिए अगले पार्ट की ओर। बर्नौली थ्योरम किस पर बेस्ड है? ओ भाई, एनर्जी पर बेस्ड है, ठीक है। कंटिन्यूटी इक्वेशन मास पर बेस्ड है, बर्नौली थ्योरम एनर्जी पर बेस्ड है। ये मोमेंटम पर क्या बेस्ड होता है? केपलर सेकंड लॉ, एंगुलर मोमेंटम पे बेस्ड होता है। ऐसे बहुत सारे हैं, बट बर्नौली थ्योरम केवल किस पे बेस्ड है? एनर्जी पर, है ना। एनर्जी कांस्टेंट होती है फ्लोइंग फ्लूइड की। अब देखिए, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक दे रखा है जिसमें चेंज हो रहा है, कोई टेम्परेचर राइज कर रहे हैं, तो उसका एक्सपेंशन होगा, वॉल्यूम चेंज होगा। एक बात सोचिए, आप क्या पढ़े हैं? V इक्वल टू ऐसा पढ़े होंगे, V नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी, ऐसा कुछ पढ़े होंगे। इसको थोड़ा और ढंग से मैं लिखूं, ये होगा डेल्टा V बाई V इक्वल टू गामा डेल्टा टी, ठीक है।
कोई पूछे परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा, हमेशा याद रखा करो गामा डेल्टा टी मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है, इन्हीं से हम गामा निकालेंगे। परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम कितना है 0.12 इक्वल टू गामा दैट वी हैव टू कैलकुलेट मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी, टेम्परेचर का चेंज कितना है 20 और इनटू क्या होगा 100, 20 इंटू 100। यहाँ से जब तुम गामा निकालोगे ना तो ये आएगा 6 मल्टी, ये यहाँ से देखो 6 दिख रहा है, 6 इंटू 10 टू द पावर -4 -1 कितना आएगा -5। ये कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन आ गया। हमसे क्या पूछा है लीनियर एक्सपेंशन ऑफ मेटल, ये तो गामा 3 टाइम्स ऑफ अल्फा होता है ना, ओके तो मुझे अल्फा निकालना होगा, तो ये गामा को 3 से डिवाइड कर देंगे, इसको 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -5, 2 इंटू 10 टू द पावर -5 पहला ऑप्शन है। क्लियर हुआ? अगर गामा पूछा होता तो दूसरा आंसर होता ना, ये तो पूछा ही नहीं आपसे। चलो अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। देखो एक आइडियल गैस है किसी साइक्लिक थर्मोडायनामिकल प्रोसेस के थ्रू जा रहा है 4 स्टेप्स में, ओके तो अब साइक्लिक प्रोसेस का सिंपल सा मतलब है, चलो मैं यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, तो जब हम इस चारों प्रोसेस में जा रहे हैं तो डेल्टा यू तो जीरो होगा, ठीक है, ओवरऑल डेल्टा यू क्या होगा जीरो। अगर हम ऐसे यूज करें कि सर डेल्टा क्यू इक्वल टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स लगा रहे हैं डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, अगर मैं ऐसा करूं तो ये तो जीरो है पूरे पूरे प्रोसेस के लिए, पूरा चारों प्रोसेस का डेल्टा यू जीरो है, और डेल्टा क्यू क्या होगा नेट सम ऑफ क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री और प्लस क्या होगा क्यू फोर, इन सब का सम वर्क डन इन दी होल प्रोसेसेस, यानी कि डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू प्लस डब्ल्यू3 और प्लस क्या होगा डब्ल्यू4, इसके इक्वल हो जाएगा। अब बताओ ये Q1 कितना है, ये जितना दिया हुआ है सब लिख लो, अब ये सेकंड क्लास का प्रॉब्लम हो गया। 5960 Q2 माइनस 5585 माइनस 2980 प्लस 3645, इसको किसके इक्वल रखोगे W1 2200 माइनस 825 माइनस 1100 प्लस W4, और W4 निकालना है, निकालना समझ गए, कैलकुलेशन आपको करनी है करिएगा। फिर से क्या पूछा गया, एक कोई at 27 डिग्री सेल्सियस gas is suddenly compressed such that its volumes become 1/8 of its original volume, temperature of gas will be, obvious सी बात है वॉल्यूम कम करोगे टेम्परेचर बढ़ेगा, तो आंसर 27 से तो ज्यादा ही आएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है ये 27 ही है तो पाप है भाई, ये गड़बड़ है, और बाकी तो निकालना है, सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए और सडन कंप्रेशन का मतलब सडन प्रोसेस हमेशा एडियाबैटिक होता है, ठीक है, तो पीवी इक्वल टू एनआरटी मत लगा देना, P1 V1 P2 V2 नहीं करना है। यहाँ पे क्या करना होगा एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन होता है पीवी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, लेकिन मुझे प्रेशर नहीं चाहिए, मुझे वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन चाहिए। वॉल्यूम टेम्परेचर का रिलेशन को पी को हम क्या लिख सकते हैं एन आर टी बाई वी, तो इसको टी बाई वी लिखोगे इंटू वी, वी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, तो यहाँ से एक रिलेशन आएगा टेम्परेचर इंटू वॉल्यूम टू द पावर गामा -1 इक्वल टू क्या होगा कांस्टेंट। अब ये गामा क्या होगा, कौन सी गैस है, गामा 5/3 दे रखा है, तो टेम्परेचर इंटू वॉल्यूम टू द पावर 5/3 -1 इक्वल टू कांस्टेंट, इक्वल टू कांस्टेंट। अब इसको सॉल्व करो, ये आएगा टेम्परेचर इनटू वॉल्यूम टू द पावर 2/3 इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। अब सुनिएगा T1 V1 टू द पावर 2/3 इक्वल टू T2 V2, इसकी पावर क्या होगी 2/3। जो अब T2 पूछा जाएगा नया टेम्परेचर, ये है T1 इंटू V1 बाई V2 पावर 2/3, ऐसा करना है। और ये V1 बाई V2 जो है वो 8 है, मतलब फाइनल वॉल्यूम इज 1/8, V1 को V रख दो, इसको 1/8 रखोगे तो ये आएगा ऐसे T1 इंटू 8 टू द पावर 2/3, ऐसा होगा। अब 8 का क्यूब निकालोगे 2 और 2 को स्क्वायर करोगे, इसको ऐसे सॉल्व किया करो, अगर ना समझ में आए तो ऐसे लिखो T1 इंटू 2 का क्यूब और इस टोटल की पावर है 2/3, ये 3 और ये 3 कैंसिल होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, यानी कि T2 जो होगा वो 4 टाइम्स ऑफ T1 होगा, पहले टेम्परेचर का 4 गुना। अब पहले टेम्परेचर अब ऐसा मत कर देना 27 इंटू 4, ये T1 जानते हैं कितना है 27 डिग्री सेल्सियस है, और इस डिग्री सेल्सियस को हम 273 ऐड करेंगे तब जाके एक केल्विन में आएगा, ये कितना आएगा ये आएगा 300 केल्विन, तो जो T2 आएगा वो 4 टाइम्स ऑफ T1 आएगा। क्या ये 1200 केल्विन है, और यही आंसर है। बट प्रॉब्लम ये है कि सारे ऑप्शन जो केल्विन में है वो तो नहीं है सही आंसर, सेल्सियस में इसमें 273 माइनस करोगे आंसर आएगा 927 डिग्री सेल्सियस। क्लियर, चलिए अगला प्रॉब्लम देखो, सिंपल पेंडुलम बोला गया है कि उसका टाइम पीरियड टी है जब वो रुका हुआ है, अब हम उसको एक्सेलरेट कर रहे हैं ऊपर की ओर, टाइम एक्सेलरेशन ऊपर करोगे तो जी बढ़ेगा और टाइम पीरियड क्या होगा कम हो जाएगा, तो बोला गया कि टाइम पीरियड आधा हो गया,
एक बात सोचिए, टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट L/g, और ये हाफ होने का मतलब है कि g जो है ये 4 गुना हो गया। g कितना हो गया? 4 टाइम्स, और 4 टाइम्स होगा तो यानी इफेक्टिव ग्रेविटी g डैश ये 4g है। तभी तो 4 होगा, तो 4 का रूट बाहर निकलेगा तो 2 होगा। तो ये इफेक्टिव ग्रेविटी ऊपर जाता है तो कितना होता है? g प्लस ए। g प्लस ए कितना है? 4g। तो एक्सेलरेशन किसके इक्वल है? 3g। इसको 3g से ऊपर लेके जाना पड़ेगा। क्लियर? और कुछ तो करना ही नहीं है। अगले पार्ट की ओर बढ़िए। देखिए, एक वेव इक्वेशन है, अब आपको भी सीधा सीधा दिख रहा है। वेव इक्वेशन किस फॉर्मेट का है? ए साइन 2 पाई टी बाई टाइम पीरियड माइनस एक्स बाई वेवलेंथ। टी एक्स होता है, आपको याद होगा, ओमेगा टी माइनस की एक्स। मैंने ओमेगा को 2t बाई टी और ए को 2 पाई बाई लैम्डा लिख दिया है, क्योंकि इसी फॉर्मेट का ये इक्वेशन दिया हुआ है। अब मुझे क्या बताना है? वेवलेंथ। एक्स डिवाइड बाई जो कुछ भी होगा वही तो वेवलेंथ होगा। यहाँ पे 50 है, इंश्योर करो कि 2 पाई यहाँ पे हो। ठीक है, 2 पाई यहाँ पे था तो ये 50 ही क्या होगा? वेवलेंथ होगा। और ये यूनिट अगर सेंटीमीटर में दिया होगा तभी, हाँ सेंटीमीटर में दिया है, तो आंसर किस में है? सेंटीमीटर में, अदरवाइज 0.5 हो जाता। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। और एनर्जी मल्टीप्लाइड बाई स्पीड की वैल्यू एम। ओहो, ये तो बहुत आसान है भाई। एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है? ml2 t-2। स्पीड का क्या होता है? lt-1। इसको सॉल्व करो, ये आएगा m1l3t-3। अब इनको कंपेयर करो, a की जगह है 1, b की जगह है 3, c की जगह है -3। 1 3 -3 कौन सा ऑप्शन है? पहला है। ठीक है, यूनिट डायमेंशन बेसिक। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। और कोई एक मेजरमेंट गिवन है आपको, उसमें सिग्निफिकेंट फिगर बताने हैं। सिग्निफिकेंट में आपको भी पता है कि अगर डेसिमल नंबर है तो ट्रेलिंग जीरो एंड जीरो बिटवीन दी टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, और ये जो शुरू के डिजिट्स होते हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? 5 0 4 1, ओवरऑल 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। क्लियर? चलिए अब आगे की ओर है। एक प्रॉब्लम बोला गया है कि दो रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स हैं, एक है 40 केजी का और एक है 60 केजी का, है ना? ये 40 है और ये कितना है? 60 है। 40 और 60, इन दोनों को एक रस्सी से बांधा गया है फ्रिक्शनलेस टेबल पर, फ्रिक्शन नहीं कंसीडर करना है। और जो 60 केजी है इस पे 1000 न्यूटन का फोर्स लगाया गया, यानी कि चलेगा, है ना? और टोटल कितना होगा? 40 प्लस ये 100 केजी का होगा। तो जब ये 100 केजी का होगा तो इस सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना होगा? टोटल फोर्स 1000 बाई टोटल मास 100। ओके, अब इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बट मुझे बात करनी है कि टेंशन इन स्ट्रिंग कितना है। तो टेंशन निकालते समय इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। ये 40 है और इधर की ओर T है। क्या ये मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन होगा? और एक्सेलरेशन 10 है, आंसर किसके इक्वल होगा? 400 न्यूटन। ये आपका सेकंड है। क्लियर? चलो आइए, मुझे इसका सेंटर ऑफ मास बताना है। ध्यान से देखो, इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास, पहली बात तो तुम ऐसे समझो कि कहाँ होगा, थोड़ा दिमाग लगाओ। ये एक्स कोऑर्डिनेट की बात करो, इधर साइड ये 0 0 पे होता जब इधर और इधर बराबर मास होता। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि राइट डायरेक्शन में कम मास है, लेफ्ट में ज्यादा मास है। तो क्या एक्स सेंटर ऑफ मास कहीं इधर पीछे की ओर होगा? एक्स नेगेटिव होगा। वाई के बारे में बात करें तो ये वाई है, इसके ऊपर 2 है और नीचे 4 है, यानी वाई का भी नीचे आएगा। यानी एक्स भी पीछे है, वाई भी नीचे है, तो यानी एक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव, कहीं यहाँ पे भी आएगा। ये दोनों नेगेटिव है, ये पॉजिटिव एक नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, केवल एक ही सही है। सॉल्व नहीं करेंगे, हाँ करना होगा तो कर लेंगे, m1 x1 m2 x2 m3 x3, बट यहाँ पे प्रेडिक्शन से पता चल जा रहा है कि क्या होगा। ठीक है, चलिए फिर से मैं बताऊं। देखो, मैंने इस सिस्टम को माना कि ऐसा है, इसको छोड़ दो, अभी ये तो जीरो पर है। राइट डायरेक्शन में एक्स की बात करें तो m पॉजिटिव में है, इधर 3m नेगेटिव में है, तो ओवरऑल तो नेगेटिव में होगा ना x। सिमिलरली y की बात करें 2m और 4m में 4m डोमिनेटिंग है, तो ये नीचे जाएगा। जब ये नीचे जाएगा इसका मतलब x भी नेगेटिव आ गया, y भी नेगेटिव आ गया, तो दोनों नेगेटिव होगा। ऐसा केवल एक ही ऑप्शन है, तो फिर मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैच द कॉलम है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? रेडियस ऑफ जायरेशन, एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क। देखो, ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एरियल वेलोसिटी ऑफ ओहो, ये तो एंगुलर मोमेंटम होता है। ये कैसे आप जानते हो? देखो, आप जब एरियल वेलोसिटी पढ़ते हो कैपलर सेकंड लॉ में, dA/dt, ये कांस्टेंट होता है और इसकी वैल्यू होती है L/2m। ओके, एंगुलर मोमेंटम होगा, एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मास इनटू dA/dt ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लैनेट जिसकी भी बात हो रही है। Okay, तो ये है ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एरियल वेलोसिटी। ये कैसे मुझे क्लिक किया?
क्योंकि एरियल वेलोसिटी जैसे ही दिया, मैं समझ गया पूरी फिजिक्स में हम एक ही जगह एरियल वेलोसिटी पढ़े हैं प्लेनेट का, और वो है केपलर सेकंड लॉ, और उसकी जो कांस्टेंट आती है वो L/2m आती है, याद होना चाहिए था। उसके बाद दूसरा, समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेरियस पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ये किसकी प्रॉपर्टी है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रेडियस ऑफ जायरेशन रूट होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाई मास का, okay, ये बी का थर्ड हो जाएगा। एंड प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है? टॉर्क होता है। क्लियर? सारे मैच कर दिए, अब आप ऑप्शन देख लीजिएगा कि क्या होगा। ठीक है, चलो आगे की ओर बढ़ते हैं, और बोला गया है मिनिमम एक्सटेंशन किसमें होगा, और चार वायर हैं सेम मटेरियल के बने हुए हैं और सबकी लेंथ इक्वल है, विच ऑफ दिस वायर विल हैव द मिनिमम एक्सटेंशन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। ठीक है, तो ये बताओ एक्सटेंशन किसके इक्वल होगा? सेम मटेरियल है यानी यंग्स मॉडुलस सेम है, लेंथ भी सेम है, ओके, और केवल आपको लोड अलग अलग है। बात सोचो, फोर्स F इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स बाई एरिया, ये स्ट्रेस है, इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन डेल्टा एल बाई एल। अब सुनिए, तो डेल्टा एल जो होगा ये किसके इक्वल होगा? एफ एल बाई वाई इंटू ए। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एफ एल बाई वाई इंटू एरिया को पाई आर स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, ये एल सेम है, यंग्स मॉडुलस सेम है, पाई सबके लिए सेम होगा, तो जो डेल्टा एल होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एफ बाई आर स्क्वायर। अब इन चारों का एफ बाई आर स्क्वायर निकालो, जिसका आर सबसे ज्यादा उसका एल सबसे कम। आर सबसे ज्यादा तो पहले तो यहाँ दिख रहा है, ठीक है, ओके। अब ये फोर्सेस में देख लो कि फोर्स भी कम होना चाहिए, इनमें फोर्स भी कम है, आर भी ज्यादा है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? फोर हो जाएगा। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो आप चारों केसेस को कैलकुलेट करो, और जिनमें सबसे लीस्ट वैल्यू आ रही है वही आपका आंसर होगा। अभी के लिए तो सबसे बेस्ट तरीका यही दिख रहा है मुझे, ठीक है। चलिए अगले प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं, और बोला क्या गया है कि वाटर के वाटर वेट्स ग्लास कैपिलरी व्हाइल मरकरी डजंट वेट। हाँ सही बात है, वाटर और ग्लास के बीच का एंगल ऑफ कांटेक्ट लेस देन 90 होता है। ठीक है, अब लेस देन 90 का मतलब होता है कि वाटर वाटर के बीच का मॉलिक्यूल कम होता है एज कम्पेयर टू वाटर ग्लास मॉलिक्यूल, जो एडिशन होता है वो डोमिनेटिंग होता है। इस वजह से पानी ग्लास के सरफेस पे जाके चिपक जाती है, जबकि मरकरी के साथ ऐसा नहीं होता है। मरकरी में मरकरी का जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है मरकरी और ग्लास के बीच का वो मोर देन 90 होता है, और इसका मतलब ये होता है कि कोहेजन ज्यादा डोमिनेटिंग होता है लिक्विड लिक्विड का। तो मरकरी और मरकरी के बीच का फोर्स ज्यादा होगा एज कंपेयर टू मरकरी एंड ग्लास। इस वजह से जब मरकरी का मॉलिक्यूल ग्लास के मॉलिक्यूल से टच भी होगा तो दूसरे मरकरी के मॉलिक्यूल उसे अपनी तरफ खींच लेंगे, और इस वजह से जो कांच का सरफेस होगा, जो ग्लास का सरफेस होता है उस पर मरकरी नहीं चिपकती है, जबकि पानी चिपक जाता है। ओके, ये पहली लाइन तो सही है। ठीक, दूसरी बात करते हैं, एक्सेस प्रेशर इनसाइड द सोप बबल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ बबल। ये बात भी है, सही है, डेल्टा पी 2t बाई आर या 4t बाई आर होगा, तो ये सही है। दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, और इनमें एक्सप्लेनेशन के बारे में कुछ पूछा नहीं है, वैसे भी आपस में इनका कोई कोरिलेशन नहीं है। चलिए अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं, और यहाँ पे हमें Q1 और Q4 निकालना है। एक जगह से दूसरी जगह हम जा रहे हैं और तीन अलग अलग पाथ है। ऐसा जब भी कभी कंडीशन दिया जाए तो इंटरनल एनर्जी की फैक्टर होगा। क्यों भाई? इंटरनल एनर्जी पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, किसी भी अलग अलग पाथ के लिए इंटरनल एनर्जी हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो सबसे पहले किसी एक के बारे में तो पूरी इंफॉर्मेशन दी होगी, पूरी इंफॉर्मेशन का मतलब वर्क और सब कुछ दे दे। W1 दिया हुआ है, कोई बात नहीं। अब ढूंढो Q1 दिया है क्या? नहीं, Q1 तो पूछा गया है, Q2 पूछा गया है, W2 भी दिया हुआ है, W2, और Q2 नहीं, W3 गिवन है, Q3 और W3 गिवन है। तो मैं पाथ 3 के लिए ऐसे यूज कर रहा हूँ, Q3 इज इक्वल टू W3 प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन द थर्ड पाथ, और ये सबका सेम है। Q3 की वैल्यू पहले बताओ ये कितना है? ये है 250 इक्वल टू वर्क डन 50 प्लस डेल्टा यू। डेल्टा यू सबका सेम है, और ये डेल्टा यू किसके इक्वल आ जाएगा? ये 200 है। ठीक है, यही डेल्टा U1 है, यही डेल्टा U2 है, और यही क्या है? डेल्टा U3 है। ये सब में डेल्टा U क्या होगा? सेम होगा। अब मुझे बात करनी है Q1। ये बताओ Q1 किसके इक्वल होगा? Q1 इज इक्वल टू वर्क डन इन द प्रोसेस 1 प्लस डेल्टा U। अब वर्क डन इन द प्रोसेस 1 कितना है? पहले का वर्क डन है 200, और प्लस ये डेल्टा U भी कितना है? 200। ये कितना आएगा? ये तो 400 आ जाएगा। ऐसे ही हम Q2 निकालेंगे, Q2 is equal to work done 2 और प्लस डेल्टा U। वर्क डन W किसके इक्वल है? W2, 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 W2 गिवन है 100। हाँ, 100 प्लस आगे आएगा 200, ये किसके इक्वल आएगा? ये तो 300 है।
अब बताइए हमें रेशियो बताना है Q1 बाई Q2 का। Q1 बाई Q2 किसके इक्वल होगा? 400 बाई क्या होगा? 300। 400 बाई 300 कितना आता है? ये आएगा 4/3। 4/3 क्लियर हुआ? चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए एक एसएचएम है और उस एसएचएम में पूछा गया इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। पहले तो ये बताओ पोजीशन तो गिवन है ना, y इक्वल टू क्या है? 10 साइन 2 पाई टी प्लस पाई/3। तुम इसको डिफरेंशिएट कर दो, वेलोसिटी आ जाएगी। वेलोसिटी किसके इक्वल होता है? dy/dt या dx/dt। ये आएगा 10 साइन का कॉस हो जाएगा और 2 पाई बाहर हो जाएगा, तो 10 इंटू 2 पाई इंटू क्या होगा? कॉस 2 पाई टी प्लस पाई/3। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 20 पाई इंटू इनिशियल का मतलब पुट टी इक्वल टू 0। ये 0 पुट करोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा और ये आएगा cos पाई/3। पाई/3 मतलब 60 डिग्री, ये 1/2 होता है, तो 20 पाई इंटू 1/2। ये आंसर कितना आएगा? ये आएगा 10 पाई मीटर पर सेकंड। कोई आंसर दिख रहा है आपको? है ना? सेकंड क्लियर हुआ? कुछ लोग कह रहे हैं सर वो फॉर्मूला लगा लेते हैं ए ओमेगा, वो मैक्सिमम आता है, ठीक है। और एक फॉर्मूला v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो आपको पहले x निकालना पड़ता है उस पर्टिकुलर टाइम का, ठीक है। तो कहीं पर भी आपको इक्वेशन में टाइम रखना ही पड़ेगा, तो मुझे ये ज्यादा आसान लगा। हो सकता है कि आप पोजीशन से डायरेक्ट निकाल दिए होंगे, ठीक है। चलिए अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। देखो एक फ्रीक्वेंसी है पाइप का क्लोज एट वन एंड, मतलब ये क्लोज ऑर्गन पाइप है, एंड N2 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ पाइप ओपन एट बोथ एंड्स। एक है क्लोज ऑर्गन पाइप और एक क्या है? ओपन ऑर्गन पाइप, और दोनों की फ्रीक्वेंसीज आपको गिवन है। अब दोनों की फ्रीक्वेंसी गिवन है और फिर इसके बाद क्या किया? बोथ एंड्स आर ज्वाइंट एंड टू एंड, बोथ आर ज्वाइंट एंड टू एंड, देन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज पाइप जो बना है वो क्या होगा? ऐसे समझिए, एक है क्लोज ऑर्गन पाइप और उसकी कुछ लेंथ एज्यूम करो, लेंथ तो नहीं पता है, तो मैंने लिया क्लोज ऑर्गन पाइप, इसकी लेंथ है L1। तो क्लोज ऑर्गन पाइप की जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है ये होती है V/4L, ठीक है। तो V/4L1, यहां से L1 मिल जाएगा, ये क्या होगा? V/4N1। ठीक, ऐसे ही जो दूसरा पाइप था वो ओपन था ऐसे, और ओपन ऑर्गन पाइप की इसकी लेंथ एज्यूम कर लो L2 है, इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है V/2L, तो V/2L2। तो यहां से बताइए L2 किसके इक्वल होगा? V/2N2। V क्या होगा? 2N2। अब इन दोनों को रख दिया गया एक के साथ एक मिला करके, तो ऐसे देखो ये ओपन ऑर्गन पाइप है यहाँ पर, और यहाँ पे एक क्लोज ऑर्गन पाइप है। इन सबको मिला दोगे तो एक एंड अभी भी ओपन रहेगा और एक एंड क्लोज रहेगा, ये बनेगा तो क्लोज ऑर्गन पाइप, और इसकी लेंथ होगी L1 प्लस L2। अब बताओ इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ये तो क्लोज का ही फॉर्मूला लगेगा, V बाई क्या होगा? 4L, और ये बेसिकली होगा V/4, L की जगह होगा L1 प्लस क्या होगा? L2। अब बताइए N इक्वल टू V/4, L1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? L1 की जगह मैं लिख सकता हूँ V/4N1 प्लस L2 इज V/2N2, ये है। अब इसको सॉल्व करना है, V कॉमन लेके कैंसिल कर दो, ठीक है। यहाँ से 2 कैंसिल हो रहा है, और जब तुम सॉल्व करोगे तो ये आएगा N इज इक्वल टू 1/4, ऐसे ही रहने देते हैं, और यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, ये आएगा 4N1N2, और 4N1N2 आपने कर दिया, ये बचेगा N2 और प्लस क्या आएगा? N2 और 2 टाइम्स ऑफ N1, 2 टाइम्स ऑफ N1, ठीक है। हाँ ये आएगा। अब इसको 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा N1N2 अपॉन N2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ N1, N2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ N1। क्लियर हुआ? ओके, बेसिक सा रिलेशन था। दो पाइप था, उनको मिला देंगे तो एक नया पाइप बनेगा, उस पाइप के बारे में बात करना था। वेव नंबर भाई, वेव नंबर तो के होता है, ये पता है ना, ये किसके इक्वल होता है? 2 पाई बाई लैम्डा, और लैम्डा की यूनिट होती है एल, के की यूनिट होती है एल पावर -1, सिंपल, पर मीटर। और एल की पावर -1 कहाँ है? एल की पावर -1 है थर्ड में। क्लियर हुआ? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला पार्ट है, कोई एक ब्लॉक दिया है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, लग सकता है इस पे, फोर्स लग रहा है इस पे, टाइम वेरिंग, टाइम के साथ वो चेंज हो रहा है, और मुझे 4 सेकंड पे बात करनी है। 4 सेकंड पे अप्लाइड फोर्स किसके इक्वल होगा? 10 इंटू 4, ये क्या 40 न्यूटन होगा? ये किसके इक्वल होगा? 40 न्यूटन। और फ्रिक्शन फोर्स की मैक्स वैल्यू कितनी होती है? आप खुद बताओ। मैक्स वैल्यू होती है म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल, और म्यू इंटू एम जी। म्यू कितना है? 0.5, मास है 10, जी है 10। इसको सॉल्व करोगे ये आएगा 50 न्यूटन। आंसर मत लगा देना 50 न्यूटन, ठीक है। सुनो,
फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 50 आई है और आपने जो फोर्स लगाया उस इंस्टेंट पे तो 40 ही है, तो जितना तुम फोर्स लगाओगे फ्रिक्शन उतने को ही तो रोकेगा ना। तो आपने लगाया है 40, फ्रिक्शन लगेगा 40, फ्रिक्शन की मैक्सिमम कैपेसिटी है 50, वो 50 अभी जरूरत नहीं है। क्लियर है? अभी के लिए आंसर क्या होगा? 40 होगा, 50 नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पार्ट की ओर। देखो, एक बम है, वो इनिशियली रेस्ट पे है ना, और एक्सप्लोड होता है हवा में, स्प्लिट होता है दो इक्वल पार्ट्स में, और एक पार्ट, वन ऑफ द पार्ट मूव विद वेलोसिटी v इन वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, एक बम है, फट गया, कोई बात नहीं, फट जाने दो इसे, हमें क्या। वो क्या रहा है, एक पार्ट नीचे जा रहा है, तो जब बम फटता है तो वो इंटरनल फोर्सेस की वजह से फटता है। ऐसा तो नहीं कि हमने हैमर से लाके मारा तो फटा, नहीं भाई, वो हमने नहीं फोड़ा है, वो इंटरनली फटा है। जब वो ब्लास्ट हो रहा है तो बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा, और बाहर से जब कोई फोर्स नहीं लगता है किसी सिस्टम पे तो उसका लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है। अब लीनियर मोमेंटम कंजर्व है, पहले जीरो है, बाद में भी जीरो होगा, और बाद में जीरो तभी होगा जब एक नीचे जाए तो दूसरा किधर जाए, ऊपर जाए। तो एक पार्ट अगर नीचे तो दूसरा ऊपर, एक लेफ्ट तो दूसरा क्या होगा, राइट। तो बोला गया ये वर्टिकल डाउनवर्ड जा रहा है, दूसरा पार्ट क्या होगा, वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन विद द सेम वेलोसिटी v। क्लियर? आगे बढ़ो। लास्ट क्वेश्चन है आपका, पूछा क्या गया है कि देखो एक ऑब्जेक्ट है, उसका वेट निकालना है एक कोल माइन में, सी लेवल पे एंड टॉप ऑफ द माउंटेन, और सबका वेट है W1 W2 W3। यानी एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम एक कोल माइन के अंदर चले जाते हैं, कोयले की खदान में बहुत नीचे, अर्थ सरफेस से नीचे, वहां पे उसको वेट करते हैं, वो कुछ केजी आएगा। फिर सरफेस पे हमने आए, अर्थ सरफेस पे, और वहां मेजर किया, और उसके बाद एक पहाड़ी पे चले गए बहुत ऊपर, और वहां पे मेजर किया। तो उन तीनों केसेस में वेट बराबर बराबर नहीं आएगा, तो कहाँ पे कौन होगा, ज्यादा होगा कम होगा, ये बताना है। तो देखो, ये मान लो अर्थ का सरफेस है, यहाँ पर इसका वेट है W2, और आपको पता है कि जब हम ऊपर जाते हैं और नीचे जाते हैं तो जी की वैल्यू कम होती है दोनों केस में, इधर भी जी कम होगा, इधर भी जी कम होगा, तो ऊपर भी वेट कम होगा और नीचे भी वेट क्या होगा, कम होगा। तो सबसे ज्यादा वेट तो W2 होगा, और W1 क्या है, कोल माइन, ये भी कम है, W3 भी कम है। तो अब ऐसे समझिए, W2 वेट ऑन अर्थ सरफेस इज ग्रेटर देन वेट ऑन कोल माइन, एंड W2 इज ग्रेटर देन W3। ये भी सही है और ये भी सही है, ऐसा ऑप्शन ढूंढो कौन सा है। इसमें बोला कि ये तो एक साथ नहीं हो सकता, ऐसा ये बराबर भी नहीं होंगे, और ये भी नहीं होगा। इसमें बोला W2 बड़ा है W1 से, ये बात सही है, W2 बड़ा है W3 से, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, पहला ही करेक्ट है। क्लियर हुआ? तो ये एक बहुत ही बेसिक लेवल का प्रॉब्लम था, आई होप कि आपने सबने सही किया होगा। क्लियर? और अच्छे से एनालाइज करिए, और आज के बाद अब हम लोग नीट के बहुत पास जाते जा रहे हैं। एक एक करके अपने एरर को एक कंपाइल करिए एक नोटबुक में, सो दैट कि आप अच्छे से रिवाइज कर पाओ और अगला टेस्ट दे पाए। ठीक है, टेस्ट की फ्रीक्वेंसी बढ़ती रहेगी और आपका मेहनत भी बढ़ता रहेगा, मैं उम्मीद करता हूँ। और मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, चलिए, थैंक यू।